चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चंस में कह रहा है कि ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड्स। तो इसमें रिपल रिपल को कैसे हटाएंगे? Which of these components remove the AC ripple from the rectified output? वैसे तो कैपेसिटर्स का काम होता है ये, कैपेसिटर्स का काम होता है रिपल फैक्टर्स को हटाना, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम लिया है एंड देखिए ये हमारा AC इनपुट है, दिस इज योर AC इनपुट, और ये A में भी जा रहा है एंड B में भी जा रहा है। आपका जो ये है ये इनपुट A में भी जा रहा है एंड B में भी जा रहा है। तो जो डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा वो कंडक्ट करेगा एंड अगर हमने सपोज करिए कैपेसिटर नहीं लगाए हैं तो जो रेक्टिफाइड डीसी आ रहा है वो इस फॉर्मेट में आ रहा है। फिर से देखिए ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है जिसमें आपने यहाँ पर इनपुट डाला है एसी का। तो जो डायोड फॉरवर्ड बायस में है, एक बार डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होगा उसके इक्विवेलेंट आपको ये आउटपुट मिला, एंड दूसरे बार डायोड D2 फॉरवर्ड बायस में होगा तो उसके इक्विवेलेंट इनपुट ऐसा मिलेगा। अभी इसमें कैपेसिटर नहीं लगाया गया है तो हमें आउटपुट ये मिल रहा है, और यहाँ पर अगर देखें तो जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है उसके बीच में एक वाइड फ्लक्चुएशंस है, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में वाइड फ्लक्चुएशंस है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आपने कैपेसिटर्स लगा दिया है कि यही वाला रेक्टिफायर यहाँ पर लगा हुआ है, दिस इज योर रेक्टिफायर, एंड उसके बाद हमने कैपेसिटर्स लगा दिया है। तो फर्स्ट फेज में क्या होता है कि कैपेसिटर चार्ज होती है एंड नेक्स्ट साइकिल में ये डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होता है लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस। अगर लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ नहीं रहे तो कैपेसिटर एक बार फुल चार्ज हो गया है तो वो फुल चार्ज रहेगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि लोड रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो एक बार कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया और दूसरे साइकिल में इसके अक्रॉस डिस्चार्ज होता है एंड फिर से नेक्स्ट साइकिल में वो चार्ज होता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा, ये जो पीक वैल्यू है यही पीक वैल्यू ट्रांसफर होता है रेसिस्टर को, ये वाली पीक वैल्यू ट्रांसफर होगा रेसिस्टर को। तो मैं यहाँ पर एक आउटपुट को बना देता हूँ कि मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस तरह की आउटपुट आ रही है, इस तरह की आउटपुट आ रही है। तो आपने क्या किया है कि जो रिपल था, मतलब जो फ्लक्चुएशंस थी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का, उस फ्लक्चुएशंस को बहुत कम कर लिया है। अगर हम फ्लक्चुएशन और भी कम करें तो ये धीरे धीरे एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ले सकता है, तो ये कांस्टेंट डीसी हो जाएगा, तो उसकी फ्लक्चुएशन नहीं होगी। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर्स। मुझे लगता है कि इस फिगर से आसान है समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे आपका कैपेसिटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कह रहा है कि इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है। इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट्स sinusoidally at a frequency of 2 into 10 to the power 10 hertz and 48 volt per meter. Then the amplitude of the oscillating magnetic field आपको पूछ रहा है, एंड ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स की दिया हुआ है आपको, तो आप ये रिलेशन सीखे हैं कि E नॉट विल बी इक्वल टू सी बी नॉट। तो आपका जो बी नॉट की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू E नॉट एंड डिवाइडेड बाय सी, एंड E नॉट की वैल्यू अगर 48 लें एंड ये 3 into 10 to the power 8 ले लें, तो दैट विल बी इक्वल टू 16 एंड इंटू 10 to the power -8 टेस्ला। तो अब अगर देखें यहाँ पर तो जिस फॉर्मेट में आंसर पूछ रहा है अगर उसको लिखें तो आप इसको 1.6 एंड इंटू 10 to the power -7 टेस्ला के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आंसर 4 हो जाएगा। मुझे लगता है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ए मेटल वायर हैज ए मास रेडियस एंड लेंथ दिया हुआ है
the maximum possible percentage error in the measurement of the density of, तो आपको मास रेडियस एंड लेंथ का मेजरमेंट दिया हुआ है, इसके बेसिस ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, ये हमें पूछ रहा है। तो अगर आप डेंसिटी को लिखें तो डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड ये वायर सिलिंड्रिकल है, इसीलिए आप m एंड वॉल्यूम की जगह पर पाई आर स्क्वायर एल लिख सकते हो। एंड अगर यहाँ पर डेल्टा रो अपन रो लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा m and divided by m and plus 2 delta r divided by r and plus delta l divided by l, ऐसा लिख सकते हैं। एंड परसेंटेज में पूछ रहा है, इसीलिए मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ एंड यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एंड डेल्टा m का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है, 0.02, यानी कि इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻³ एंड 0.4। तो यहाँ पर दोनों सेम यूनिट में है, इसीलिए यहाँ पर यूनिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दैट इज़ 2। डेल्टा आर की वैल्यू देखिए कितना है, 10⁻³ इंटू 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाय 0.3। रेडियस आपका 0.3 है एंड लेंथ के लिए देखें तो डेल्टा एल 2 × 10⁻² है एंड डिवाइडेड बाय 5 है एंड होल डिवाइडेड बाय आपका 100 है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा के इसको 10⁻³ कर देते हैं एंड 10⁻³ कॉमन ले लेते हैं, तो 100 बाहर है तो आपका 0.1 बाहर आ गया एंड 10⁻³ अब नहीं है, तो इसका जीरो ऊपर ले लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, प्लस ये 20/3 हो जाएगा, तो हम इसको 6.6 लिख देते हैं एंड प्लस 4 आ जाएगा। अब इससे कितना हो गया, ये आपका 0.1 एंड यानी कि 1/10 भी लिख सकते हैं एंड इंटू 15.6, तो 1.56 आ सकता है। तो 1 अगर आपका परसेंटेज एरर 1.56 आ रहा है तो इसको आप 1.6% लिख सकते हैं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये कह रहा है, ये आपको सिंपल रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। लाइट ट्रेवल्ड डिस्टेंस x in time t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium. What is the critical angle of this medium? तो आप अगर देखें तो पहले आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप साइन सी इक्वल टू 1/μ लिखते हैं एंड ये कह रहा है कि लाइट ट्रैवल से डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर, और एयर में हम वेलोसिटी c ले लेते हैं एंड अनदर डेंसर मीडियम में वेलोसिटी v ले लेते हैं। तो आपका जो t1 होगा दैट विल बी इक्वल टू x/c। तो यहाँ से c इक्वल टू हो गया x/t1। सिमिलरली अगर देखें तो v इक्वल टू, वहाँ पर डिस्टेंस आपका 10x है तो 10x एंड डिवाइडेड बाय t2 लिख सकते हैं एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x अपॉन t1 एंड डिवाइडेड बाय 10x एंड मल्टीप्लाइड बाय t2। तो यहाँ पर अगर ये कैंसिल हो जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू कितना हो गया, t2 डिवाइडेड बाय 10t1 एंड अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है तो यहाँ पर अगर फिट करेंगे तो ये आ जाएगा 10t1 एंड डिवाइडेड बाय t2। तो इससे c विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एंड 10t1 डिवाइडेड बाय t2। तो अगर आप यहाँ पर देखें अगर तो 10t1 डिवाइडेड बाय t2 आ रहा है, ये आपका 10t1 डिवाइडेड बाय t2 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन of intensity, it experiences a torque of 4 Newton. Calculate the magnitude of the charge of the dipole if the dipole length is 2 centimeter. अब अगर देखें तो आपको कह रहा है कि एक डायपोल is placed in electric field at an angle 30 डिग्री। तो हम लोग जो टॉर्क का मेजरमेंट लेते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा एंड यहाँ पर हमें P फाइंड करना है। तो P इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइडेड बाय E साइन थीटा एंड टॉर्क की वैल्यू दिया हुआ है 4 न्यूटन मीटर, तो ये 4 हो गया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 दिया हुआ है एंड साइन 31 अपन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 and 2 कैंसिल हो गया। So this is equal to 4 multiplied by 10 to the power -5 कूलम मीटर। ये डायपोल मोमेंट हो गया एंड डायपोल मोमेंट को अब Q इंटू एल लिख सकते हैं। तो Q इंटू एल इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम मीटर एंड L जो है लेंथ आपको डायपोल की 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो चार्ज इज इक्वल टू 4 into 10 to the power -5 and divided by 2 into 10 to the power -2. So this is coming 2 into 10 to the power -7 कूलम। तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये 10 to the power -3 आ गया, तो ये 2 मिली कूलम हो गया। दिस इज 2 मिली कूलम। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, let a wire be suspended from the ceiling and stressed by a weight W attached to its free end. The longitudinal stress at any point of the cross-sectional area if the wire is. तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्वेश्चन है, पर्टिकुलरली इलास्टिसिटी का। यहाँ पर सपोज करिए एक वायर है एंड यहाँ पर एक वेट हैंग है W एंड ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है मान लीजिए। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एट एनी पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, तो अगर आप इसकी वेट को नेग्लेक्ट करते हैं, मान लीजिए ये वेटलेस है या इसकी मास नेग्लिजिबल है, तो उस केसेस में जो एक्सटर्नल वेट है वही एक्ट करेगा इसके ईच पॉइंट पर। तो कहीं भी अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लेंगे तो इस पर भी W वेट एक्ट कर रहा है, दूसरा लेंगे तो इस पर भी W वेट एक्ट कर रहा है। अगर उस रॉड की मास को कंसीडर करेंगे तब हर एक पॉइंट पर जो टेंशन होगी उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, या उस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर ओनली स्ट्रेस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो दिस विल बी इक्वल टू सिंपल W अपॉन A। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें फिर से मैं बोल देता हूँ, देखिए हमने इस रॉड के मास को कंसीडर नहीं किया है, वैसे क्वेश्चन में भी मेंशन नहीं है। अगर रॉड की मास को
मेंशन करेंगे तो हर एक पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन इसको मासलेस एज्यूम करेंगे तो उसके केस में हर पॉइंट पर स्ट्रेस की वैल्यू सेम आएगी। नेक्स्ट ये कह रहा है, ये मॉडर्न फिजिक्स में एटम से रिलेटेड है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इज लेमडा। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज आपको बोलने की पूछ रहा है, एंड हाइड्रोजन्स के लिए है। तो अगर हम वेवलेंथ के फार्मूला को रिकॉल करें तो इन जनरल हम लिखते हैं आर जेड स्क्वायर एंड 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ पर n2 इज ग्रेटर देन n1। अब इसके बेसिस पर अगर आप पहला जैसे लाइमैन सीरीज लें तो हम n1 की वैल्यू को 1, n1 की वैल्यू को 1 एंड n2 की वैल्यू को 2 टू इन्फिनिटी लेते हैं। एंड जो नियर यानी कि 1 से 2 ट्रांजिशंस में जो वेवलेंथ होगा वो लाइमैन सीरीज की लार्जेस्ट होगी, एंड इन्फिनिटी से 1 में जो ट्रांजिशंस होगा उसमें लाइमैन की शॉर्टेस्ट होगी। तो आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब इन्फिनिटी से 1 लेंगे तो वो शॉर्टेस्ट होगा एंड नियरेस्ट वाले में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी। तो दूसरा अगर देखें तो बाल्मर, इसके लिए n2 का वैल्यू हम 1 लेंगे एंड n3 का वैल्यू 2 टू इन्फिनिटी लेंगे। तो ये हमारा बाल्मर सीरीज हो गया। एंड थर्ड अगर देखें तो पैशन में हम n3 को 1 लेंगे एंड n4 को n3 को नहीं, n3 को 3 लेंगे, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। n1 को 3 लेंगे एंड n2 को 4 टू इन्फिनिटी लेंगे। एंड उसी तरह से अगर हम ब्रैकेट में आ जाएं, अगर हम ब्रैकेट में देखेंगे तो n1 की वैल्यू 4 हो जाएगा और n2 की वैल्यू 5 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये सीरीज बनेगा, ये वैल्यू को फेड करके उस अकॉर्डिंगली वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो पहले ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन्स के लिए शॉर्टेस्ट बाल्मर सीरीज के लिए वेवलेंथ की वैल्यू लेमडा है, तो हमें ब्रैकेट के लिए फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो बाल्मर सीरीज के लिए यहाँ पर देखिए अगर वैल्यू फेड करें तो 1/λ इज इक्वल टू r एंड n2 बाल्मर सीरीज के लिए थोड़ा डिफिनीशंस आपका गलत है। यहाँ पर n2 का वैल्यू 2 हो जाएगा एंड यहाँ पर n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, सॉरी n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और n3 की वैल्यू 3 टू इन्फिनिटी होगी। n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड n3 की वैल्यू 3 टू इन्फिनिटी होगी। तो शॉर्टेस्ट के लिए आपको इन्फिनिटी से ट्रांजिशंस होना चाहिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/4 एंड माइनस 1/इन्फिनिटी, यानी कि लेमडा की वैल्यू हमारा 4/λ आ गया, 4/r आ गया, सॉरी ये हमारा 4 डिवाइडेड बाय r आ गया। तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू अगर ये है तो ब्रैकेट्स सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर जो n1 है वो 4 है, n2 के वैल्यू 5 टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से 4 में जाएगा तो वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो 1/λ इक्वल टू कितना लिखेंगे r एंड 1/16 एंड माइनस 1/इन्फिनिटी लिखेंगे। तो यहाँ से लेमडा डैश की वैल्यू कितना आ जाएगा 16/r आ जाएगा। तो इसको हम 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय r लिख सकते हैं एंड 4/r लेमडा है, तो इसका मतलब लेमडा डैश की वैल्यू 4λ आ जाएगा, लेमडा डैश की वैल्यू 4λ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
ये कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -50°C, to what temperature the gas should be heated so that the RMS speed increased by 3 times. तो RMS इस स्पीड को 3 टाइम्स इंक्रीज करना है, तो हमारा VRMS इज इक्वल टू PRT बाय M का अंडर रूट। तो इसका मतलब VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T, अगर गैस सेम है तो। अगर गैस सेम होगा तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब यहाँ पर देखें तो हमें उसको 3 टाइम्स इंक्रीज करना है, तो VRMS डिवाइडेड बाय 4 VRMS। 3 टाइम्स इंक्रीज करने का मतलब है कि वो आपका ओरिजिनल से का 4 टाइम्स हो जाएगा, तभी 3 टाइम्स इंक्रीज कर पाएगा। एंड यहाँ पर आप T1 डिवाइडेड बाय T2 का अंडर रूट लिख सकते हैं। तो अगर इसको कैंसिल कर दें एंड दोनों तरफ स्क्वायर कर लें तो T2 का वैल्यू 16 टाइम T1 हो जाएगा। एंड यहाँ पर -50 में हम 273 ऐड करेंगे, तो ये 3 एंड ये 2 हो गया। सही है। तो यहाँ पर कितना आ गया 16 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 3, तो ये कितना हो जाएगा? ये इतना K हो गया। तो अब अगर देखें तो कोई भी ऑप्शंस आपका केल्विन में नहीं मीट कर रहा है, तो 35 एंड 68 को अगर डिग्री C में कन्वर्ट करें तो 273 हटा देंगे, तो 8 में से 3 है 5, ये 3295 डिग्री C आ रहा है, ये डिग्री C में ये आ रहा है, इसका मतलब 3 ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमें 3 टाइम्स बढ़ाना है, यानी ओरिजिनल से 4 गुना करना होगा, तभी वो 3 टाइम्स बढ़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, इसको आप नॉर्थ लेते हैं, ये हमारा ईस्ट है, एंड player is moving southward and suddenly turns eastward with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player while turning is, तो उसकी डायरेक्शंस देना है। तो अगर आप देखो तो V1 इज इक्वल टू साउथवर्ड है, तो -VJ एंड V2 इज +VI, क्योंकि वो साउथ से ईस्ट में चला गया। तो अब अगर कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी, तो दैट इज V2 -V1, so that will be equal to VI and plus VJ। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये I है और ये J है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शंस जो है ये नॉर्थ ईस्ट है। अब ये कह रहे हैं कि किस डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, तो फोर्स उस डायरेक्शंस में लगेगा जिस डायरेक्शंस में एक्सेलरेशन लग रही है, एंड एक्सेलरेशन उस डायरेक्शंस में लगेगा जिस डायरेक्शंस में चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जिस डायरेक्शंस में चेंज इन वेलोसिटी होगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, उस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्ट आंसर आना चाहिए, तो अलोंग द नॉर्थ ईस्ट आना चाहिए। नेक्स्ट, the ratio of frequency of fundamental harmonic produced by the open pipe to that of the closed pipe waves का क्वेश्चंस है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, इसमें कुछ नहीं है। आपका ओपन ऑर्गन पाइप है, लेट L लेंथ है, एंड एक क्लोज ऑर्गन पाइप है एंड इसकी भी लेंथ L है।
ओपन पाइप टू दैट क्लोज पाइप। अब यहाँ पर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी का जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज द n/2L एंड मल्टीप्लाइड बाय v। एंड यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का ये मैं ओपन लिख देता हूँ, यहाँ पर क्लोज लिख देता हूँ, यहाँ पर 2n-1 एंड डिवाइडेड बाय 4L एंड मल्टीप्लाइड बाय v। एंड v को आप यहाँ पर t/μ का अंडर रूट लेते हैं। तो इसकी जो ओपन की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू v/2L एंड क्लोज की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू v/4L एंड फंडामेंटल हार्मोनिक पीरियड ओपन पाइप टू द क्लोज पाइप। इसका मतलब यहाँ पर ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सो दैट इज कमिंग 2। तो 2:1 इसका करेक्ट ही, इसमें कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला बेस्ड है। अब नेक्स्ट सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज। अगर यहाँ पर देखेंगे, देखिए अगर आप सर्किल में मान लीजिए P से Q तक मूव कर रहे हैं मेकिंग एंगल थीटा एंड लेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में हम मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा की डायरेक्शंस परपेंडिकुलर अप है, यानी कि के कैप में है। मीन्स आप कह सकते हैं कि ये एक्सिस की तरफ है। तो ओमेगा का भी डायरेक्शन सेम होगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन सेम होगा। अगर एंगल स्मॉल है तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशंस का डायरेक्शंस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस के लिए परपेंडिकुलर अप है, यानी कि वो एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ है। एंड जस्ट अगर क्लॉकवाइज मोशंस होगी तो उस केसेस में परपेंडिकुलर डाउन होगा, यानी कि क्रॉस होगा, लेकिन ये एक्सिस की तरफ है। तो अगर देखें तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशंस। तो अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशंस ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंस ऑफ रोटेशन देता है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए परपेंडिकुलर अप एंड क्लॉकवाइज के लिए परपेंडिकुलर डाउन।